चौबेपुर नामक गांव में भोलू नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो अपनी कला से सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी कला को कोई नहीं पहचानता था। भोलू और उसकी बीमार माँ एक किराए के घर में रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन मकान मालिक सेठ धनीराम आया और भोलू से किराया मांगने लगा। भोलू, अरे भाई किराया दे, कब तक ऐसे टालता रहेगा? हैं? जल्दी किराया जमा कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा, समझा? सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरी मूर्तियां बिक नहीं रही हैं और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। भोलू, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, हैं? अगर किराया नहीं मिला तो कुछ दिन में तुम दोनों सड़क पर हो गए। सेठ धनीराम ने चेतावनी दी और चला गया। भोलू घर के कोने में बैठकर सोचने लगा। मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। माँ का इलाज मैं कैसे करवाऊंगा और कहाँ लेकर जाऊंगा? अगली सुबह भोलू ने तय किया कि वो अपनी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार जाएगा। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं बिकी। आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ को भी डॉक्टर के पास ले जाना है। मन ही मन बड़बड़ा रहा था। जब वो मूर्तियां समेट कर जाने ही वाला था, तभी एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा। भैया, एक मूर्ति दे देना मुझे, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आए। कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मूर्ति भेंट दे दूं। भोलू ये सुनकर बहुत खुश हो गया और एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से चला गया। हाँ, चलो, कुछ तो बिक्री हुई। भोलू घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आ गया। उसके साथ एक बकरी थी। अरे भाई, अरे मैं दूसरे गांव से आया हूँ और मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूँ। ये बकरी मुझे जंगल में मिली थी, पर ये दूध नहीं देती है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास जितने पैसे हो तुम मुझे दे दो और इस बकरी को ले लो। अरे भाई, तुम दूसरे गांव के हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन तुम इस गांव के व्यक्ति होते ना, तो तुम मुझे बकरी खरीदने को हरगिज नहीं कहते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो व्यक्ति बहुत ही उदास हो रहा था। भाई, मुझे पैसों की जरूरत है और मैं इस बकरी को चारा भी नहीं खिला पा रहा हूँ। भोलू चौंक गया। वो बकरी की ओर देखने लगा। बकरी बड़े ही गौर से भोलू को देख रही थी। उसकी आंखों में एक विशिष्ट उदासी थी। भैया देखो, आज सुबह से मेरी यही कमाई हुई थी। अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये लो, और हाँ, अगर तुम चाहते हो तो बकरी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वो व्यक्ति तुरंत पैसे लेकर भोलू से बोला। नहीं नहीं भैया, बकरी को तुम ही रख लो। क्या करूँगा मैं? इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और भोलू उस बकरी को लेकर अपने घर आ गया। मगर भोलू उस दिन जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वो बकरी थी जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया। मेरे पास तो अब इतना भी नहीं बचा कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वो व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें दे गया। अब बताओ भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। बकरी के मुंह से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर भोलू चौंक गया। अरे बाप रे, बकरी तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है। अरे मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने बकरी बोल रही है या कोई इंसान। मैंने तुमसे इसीलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की।
वो बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। लेकिन फिलहाल अब मुझे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना कहकर ना जाने क्यों भोलू ने अपने जीवन की सारी कठिनाई उस बकरी को बता दी। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वो बहुत ही हिम्मत की बात है। तुम जरूर सफल होंगे, देखना। अरे सफल क्या होंगे? मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगी जिससे तुम्हारी कला और निखर जाएगी। फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदेंगे, देख लेना। क्या बकरी, मतलब तुम मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बता, जंगल में तुम क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, मैं जंगल में कैसे गई। अगले दिन सुबह होते ही बकरी भोलू को मूर्तियों की कुछ बारीकियां बताने लगती है। भोलू ने ध्यान से उसे सुना और कुछ ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। अरे वाह, ये तो पहले से भी बहुत बेहतर है। भोलू और रानी मिलकर वो मूर्ति लेकर बाजार गई। कुछ देर में एक ग्राहक आया जिसने अच्छे दामों में वो मूर्ति खरीद ली। खुश होकर भोलू घर लौटा और एक अच्छा भोजन बनाया और अपनी माँ के पास गया। माँ, लो खाना खा लो, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये लो रानी, ये लो, थोड़ा सा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाता हूँ। आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बारीकियां बताई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। उस दिन के बाद रानी रोज भोलू को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगी। भोलू की कला निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन भोलू उदास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाई थी। क्या हुआ भोलू, अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। क्या बताऊं रानी, आमदनी तो हो रही है, लेकिन सेठ धनीराम ने मुझे केवल 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूँ। बाकी 980 अभी जमा करना बाकी है। तुम फिक्र ना करो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिला सकती हूँ। क्या 1 लाख? ऐसा कैसे संभव है? सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक और शर्त रखी थी कि वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो माफ करना, मैं वो नहीं मानूंगा। ओहो, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रही हूँ ना, अगर तुम उसे वैसा का वैसा बनाओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ ले चलो, तो मुझे विश्वास है कि वो मूर्ति बहुत अच्छे मूल्यों में बिकेगी। भोलू ने हाँ में हामी भर दी। फिर रानी बताने लगी कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत कर भोलू ने एक सुंदर डाकू सरदार की मूर्ति तैयार की। ये मूर्ति तो वाकई में किसी डाकू सरदार जैसी लगती थी। रानी, क्या तुमने कभी इस डाकू सरदार को देखा है? ओहो, वो सब तुम छोड़ो। अब तुम उस मूर्ति को लेकर डाकू सरदार अर्जुन की गुफा में जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कौन हो तुम? सरदार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैंने अपने लिए एक विशेष मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप प्रसन्न होकर मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं का इनाम देंगे। ओहो, ऐसा क्या है उस मूर्ति में? चलो दिखाओ। भोलू ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। डाकू अर्जुन सिंह की आंखें मूर्ति को देखकर भर आई। अगले ही क्षण
उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पर बनाया? क्या तुम इसे पहचानते हो? माफ करिएगा सरदार, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता, न ही मैंने इन्हें कभी देखा है। तुम कभी इनसे मिले हो? साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं सरदार, मैं इनसे कभी नहीं मिला। अरे तो फिर तुमने इसकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली? रानी जो अब तक चुप बैठी थी, फुसफुसा के भोलू से बोली, मेरा नाम मत लेना, बस यही कहना कि सरदार तुम्हारे सपनों में आया था और उसने कहा था डाकू सूरजभान मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाए। अबे ये तो क्या बकवास कर रही है? अरे मरवाएगी क्या? अगर स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जो मैं कह रही हूँ, कहो चुपचाप। तुम ये अपनी बकरी से मुंह लगाकर बातें क्यों कर रहे हो? इधर देख, सच सच बताओ कि तुमने ये मूर्ति क्यों बनाई है, बोलो। सरदार, कल रात डाकू सरदार मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कहा कि डाकू अर्जुन सिंह मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ जिससे उसकी मूर्खता खत्म हो जाए। डाकू अर्जुन सिंह का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मूर्ख, तू जानता भी है तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है? डाकू ने क्रोध में अपने साथियों की ओर देखा। साथियों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो, तुरंत ले जाओ उसे। भोलू को रानी सहित कारागार में डाल दिया गया। रात भर वो बेचैनी से जागता रहा। तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा, हैं? अरे वाह वाह, बड़ा इनाम मिला। देखो, डाकू अर्जुन सिंह ने मुझे सीधा कारागार में डाल दिया। अब क्या करें? ओहो, तुम घबराते बहुत हो। चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। हे ऊपर वाले, मैं ही मूर्ख हूँ जो इसकी बातों में आ गया। भोलू ने सारी रात रानी से बात नहीं की। अगली सुबह एक आदमी कारागार में आ पहुंचा। चल बाहर चलो, सरदार ने तुम्हें गुफा में बुलाया है। देखा, मैंने कहा था ना। अरे बस बस, बहुत हो गया। अब इतनी जल्दी मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। अबे क्या बकवास कर रहा है? बकरी से क्या बात कर रहा है? क्या घरवाली है तेरी? हैं? चल चुपचाप। भोलू चुपचाप गुफा में पहुंच गया। कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वो मूर्ति तुम्हारे सपने में आए मेरे छोटे भाई की थी। उसने सपने में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूं, और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तब मुझ में थोड़ी अक्ल आएगी। सरदार, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मूर्ति किसी डाकू सरदार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। मूर्ख कहीं गई, वो मूर्ति मेरे छोटे भाई सुरेश की थी जो कई दिनों से लापता है। मैंने पूरे राज्य और जंगल में खोज करवा लिया, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। सरदार, मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो आपके भाई हैं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मेरे भाई ने सपने में तुमसे कहा है कि मैं मूर्ख हूं? अरे ये शब्द वही है जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता, तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहाँ देखा था? अगर नहीं बताया ना तो अभी के अभी फांसी पर लटका दूंगा। चल बोल। सरदार, कृपया करके मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ना तो मैं आपके भाई को जानता हूँ और ना ही आपको, और उस बीच की बातों को भी मैं नहीं जानता। दरअसल बात ये है कि कुछ दिन पहले मैंने इस बकरी को खरीदा था। इसी ने मुझे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मैं मूर्ति बनाऊं और वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। ये कहती है कि आपको प्रसन्नता होगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। क्या तुम इस बकरी की बात कर रहे हो?
हाँ सरदार, ये बकरी इंसानों की तरह बात करती है। कल ये मुझे कह रही थी कि इसका नाम मत लेना, इसलिए मैंने नहीं कहा कि ये सब कुछ बकरी ने कहा है। बताओ, क्या तूने राजेश को देखा है? बोल। देखा है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। फिर चाहे तुम भोलू को मार ही क्यों ना दो। सरदार नहीं। बस बहुत हो गया मूर्ख बकरी। मैं तुझे एक अंतिम मौका देता हूँ। बता, तूने मेरे भाई को कहाँ देखा है? बोल। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं है, मूर्ख कहीं का। ये सुनते ही डाकू सूरजभान ने बंदूक निकाल ली और बकरी पर वार कर दिया। उसी क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में बकरी गायब हो गई और एक आदमी प्रकट हुआ। सुरेश, अरे ये क्या था? बड़े भाई, श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो गलती से मैंने एक बकरी के जोड़ पर तीर चला दिया। एक बकरी मर गई। उस समय वहां पर एक बकरी थी। उसने गुस्से में मुझे श्राप दिया कि मैं भी बकरी बन जाऊं। रब ने उसकी सुन ली और मैं बकरी बन गया। और उस बकरी ने कहा कि मैं इस तरह ठीक हो सकता हूँ, इसलिए भोलू को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में भोलू को कारागार में बंद कर देंगे, और मैं ये भी जानता था कि भोलू डर जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान डर जाएगा और वो यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था। और जब आप बकरी के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कुछ कटु शब्द कहूंगा, तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे और उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा। डाकू अर्जुन सिंह ने सुरेश को गले से लगा लिया और रो पड़े। मेरे भाई, मैं सच में मूर्ख था, मुझे क्षमा करो। मेरे भाई, मुझे क्षमा करो। तुम भी भोलू, मुझे क्षमा कर दो। भोलू, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। तुम्हें 1 नहीं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। सुरेश ने भोलू को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। भोलू तुरंत अपनी माँ के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। माँ बहुत खुश हुई। भोलू ने सबसे पहले अपनी माँ को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज करवाया। उसके बाद उसने एक नया घर खरीदा। अब भोलू और उसकी माँ दोनों खुश रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान हो या जानवर, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है, जिससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। इसीलिए हर किसी की मदद करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल मिंटू टून को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।